स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ध्रुवम इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर के जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है उसमें जो नया सिलेबस है उसके अनुसार एक टॉपिक है सब स्टेशंस। तो उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं और इस पर लेक्चर कंटिन्यूअस होगा मेरा, और ये कंप्लीट टॉपिक आपको मैं करवाऊँगा। क्योंकि जो सिलेबस चेंजिंग हुआ उसमें ये नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, जो पुरानी बुक से बच्चे पढ़ रहे होंगे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। सब स्टेशन क्या है? इंट्रोडक्शन में सपोज आपसे पूछा जाता है कि सब स्टेशन से आप क्या समझते हैं या इसके बारे में क्या जानते हैं, तो आप क्या बताओगे? तो आपको ये बताना है कि प्रेजेंट टाइम में जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है एसी का, वो ट्रांसमिट भी होता है, डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। तो ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है? सपोज आप जनरेटिंग स्टेशन पर गए, यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है। इस जनरेटिंग स्टेशन से सप्लाई जनरेट हुई 11 केवी की और इसको स्टेप अप कर दिया गया और फिर ट्रांसमिट किया गया, फिर आगे फिर भेजा गया, फिर भेजा गया। तो एक मिनट, ये ग्राफ थोड़ा इधर से मैं बजाता हूँ। ये जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ पे स्टेप अप किया गया, फिर आगे भेजा गया, फिर स्टेप डाउन किया गया, फिर आगे भेजा गया, फिर स्टेप डाउन किया गया, फिर आगे भेजा गया, फिर स्टेप डाउन किया गया, फिर आगे भेजा गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या स्टेप अप हुआ? एक बार स्टेप अप होता है 11 केवी से 400 केवी या फिर 765 केवी तक। अभी इंडिया में 765 केवी तक स्टेप अप हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में स्टेप डाउन ही होता जाता है। यहाँ पे स्टेप डाउन होगा, यहाँ पे स्टेप डाउन होगा, यहाँ पे स्टेप डाउन होगा फाइनली। तो ये जो एरिया है ये वाला, ये होता है हमारा ट्रांसमिशन का प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ये जो एरिया होता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, ठीक। तो ओवरऑल सब स्टेशन की बात हो रही है। तो सब स्टेशन जो होगा उसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि जो हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किए हैं उसको जनरेटिंग स्टेशन से लेकर के कंज्यूमर के घर तक, जैसे जो इंडस्ट्री है इंडस्ट्री तक सप्लाई जो पहुंचाने का पूरा वर्क होता है। कंट्रोलिंग होती है पावर की, फ्रीक्वेंसी की कंट्रोलिंग होती है। उसके बाद में आपका पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट होता है, वोल्टेज रेगुलेटिंग होता है, वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे वोल्टेज जनरेटिंग स्टेशन से जो हम भेजते हैं तो बहुत दूर, सपोज दिल्ली से जनरेट हुआ दिल्ली में पावर, वहाँ से आप अपने यहाँ तक ले आते हैं पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में, तो पावर ड्रॉप भी होता है। जो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उसके उसकी जो प्रतिपूर्ति होगी वो कहाँ से होगी? तो इन सभी कमियों को पूरा करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए पूरे पावर सिस्टम में सब स्टेशन लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं पीपीटी जो बनाया हूँ इससे आप अपना नोट्स बना सकते हैं। ये पूरा आप अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है। अब ये सब स्टेशन कितने किलो वोल्ट तक के हो सकते हैं? तो सिंपल सी बात है कि ये 11 केवी से लेकर के प्रेजेंट टाइम में मैक्सिमम कितना मैं बताया हूँ 765 किलो वोल्ट तक इनके रेंज के होंगे ये, ठीक। इससे बाहर नहीं बनाए गए अभी तक, क्योंकि अभी तक हमारी जो कैपेसिटी है वोल्टेज ट्रांसमिशन की मैक्सिमम वो 765 है, और विदेश में भी इससे ज़्यादा हो चुकी है, जैसे 800 तक अभी तक ट्रांसमिशन हो रहा है पावर का, परंतु अभी यहाँ पे इतना ही है, ठीक। तो चलिए पहले आपको दिखा देते हैं सब स्टेशन होता कैसा है। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगे हैं। ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक। और ये क्या है? ये ट्रांसफार्मर है। चलिए तो एक एक करके मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं सब स्टेशन में।
देखिए, सब स्टेशन में जनरली ट्रांसफार्मर से लेकर के स्टील टावर, कंडक्टर, सीटी, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और मॉनिटरिंग पैनल्स, साथ में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस, रिलेज, स्विच गियर्स और सर्किट ब्रेकर्स, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये पूरा फिगर, ये फिगर जो है ये यार्ड का है। ठीक, यार्ड का मतलब जो बाहर आउटडोर सब स्टेशन बनाए जाते हैं, यार्ड के अंदर जो उपकरण लगे होते हैं वो होता है। जो मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सर्किट ब्रेकर होता है, यार्ड में ही लगता है। सर्किट ब्रेकर का जो कंट्रोलिंग पैनल है वो रूम के अंदर लगाया जाता है। डिफिनीशन ऑफ सब स्टेशन परिभाषित कैसे करेंगे आप इसको? तो आप बताएंगे कि असेंबली ऑफ ऑपरेटर्स यूज टू चेंज सम कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज AC टू DC, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर ETC ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इज कॉल्ड ए सब स्टेशन। हिंदी में बता देता हूँ आपको कि जो ऑपरेटर्स की पूरी असेंबली है वो वोल्टेज AC हो या DC हो, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, ये पूरा जो सिस्टम है इलेक्ट्रिक सप्लाई में रेगुलेट करने के लिए जो यूज किए जाते हैं, उसी को, पूरे सिस्टम को, मतलब रेगुलेटिंग ऑपरेटर्स से लेकर के ट्रांसफार्मर से लेकर के सब कुछ वहाँ पे जो लगाए जाते हैं वो पूरा असेंबली कहलाता है सब स्टेशन। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि सब स्टेशन तो हम पढ़ लिए कि सब स्टेशन होता है, ये होता है असेंबली ऑपरेटर्स ऑफ कंट्रोलिंग वोल्टेज डिवाइसेस, करंट डिवाइसेज एंड फ्रीक्वेंसी एंड पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, ये सभी को मिला के सब स्टेशन बन गया। लेकिन सब स्टेशन कितने टाइप्स के हैं? तो सब स्टेशन का टाइप्स जो है वही क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण, कि सब स्टेशन कितने टाइप्स के बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका अकॉर्डिंग टू सर्विस रिक्वायरमेंट, कि कौन सी सर्विस चाहिए। जैसे आप कभी जाते हो मार्केट में या जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो तो बोलते हो बहुत अच्छी सर्विस है इसकी। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू सर्विस, उपभोक्ताओं की क्या ज़रूरत है, कंज्यूमर्स की, उसके अनुसार में। और उपभोक्ता का मतलब ये तात्पर्य इससे लगाइए आप कि घर तक जो सप्लाई आती है ये इतना आसानी से नहीं आ जाती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में भी अप डाउन हो सकता है, प्लस माइनस। आपके इंडिया में कितना है? प्लस माइनस 3% है फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। अब ये 50 हर्ट्ज़ जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना बहुत चुनौती होती है। तो इसके लिए भी सब स्टेशन बनाए जाते हैं। तो सर्विस रिक्वायरमेंट मतलब फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट बनाना है, पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करना है, वोल्टेज को कांस्टेंट करना है, वोल्टेज को रेगुलेट करना है, वोल्टेज ड्रॉप को कम करना है, वोल्टेज को बढ़ाना है। तो ये सर्विस हो गई। इसके अनुसार सब स्टेशन जो होते हैं, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, ये स्विचिंग सब स्टेशन, स्विचिंग का मतलब AC DC कन्वर्जन भी होता है, ये ट्रांसमिशन में होता है, हाई ट्रांसमिशन लाइन से होती हैं। फ्रीक्वेंसी चेंजिंग, पावर फैक्टर करेक्शन, पावर फैक्टर जो करेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं? कैपेसिटर बैंक लगा के स्टैटिक और ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर लगा करके भी करते हैं। कन्वर्टिंग सब स्टेशन, AC टू DC या फिर DC टू AC, ज़्यादातर ये DC टू AC सब स्टेशन होते हैं जहाँ पे कन्वर्ट होता है। उसके बाद बात आती है दूसरा कौन सा है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, मतलब जो सब स्टेशन बनाए जाएंगे उसके आधार पे। तो कैसे कैसे बनाए जाते हैं भाई, उसको देख लेते हैं। इंडोर सब स्टेशन। अब इंडोर सब स्टेशन क्या है? इंडोर मतलब घर के अंदर वाला सब स्टेशन, ये जब भी बनेगा तो घर के अंदर ही रहेगा। आउटडोर सब स्टेशन अभी ऊपर दिखाए हैं, एक मिनट दिखा देते हैं फिर से। ये आउटडोर सब स्टेशन है, जो आप देख रहे हो ये आउटडोर है। ठीक है, इंडोर का मतलब घर के अंदर बनने वाला।
इसके बाद में अंडरग्राउंड सब स्टेशन, अभी नीचे इसका पीपीटी में बनाया हूँ, दिखाऊंगा आपको। अंडरग्राउंड सब स्टेशन क्या है, पोल माउंटेड सब स्टेशन क्या है, उसकी भी पीपीटी डाला हूँ, दिखाता हूँ अभी, चलिए देखते हैं। ओ सिट, ये आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन है, ठीक है। उसके साथ में हैं, ये अंडरग्राउंड सब स्टेशन है। पूरा जो सब स्टेशन है वो ज़मीन के अंदर खुदाई करके, जैसे दिल्ली मेट्रो है, पूरा स्टेशन ज़मीन के अंदर है, बनाया जाता है, उसी तरह से सब स्टेशन भी ज़मीन के अंदर बनाया जाता है। तो इन उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड सब स्टेशन। एक और फिगर देखिए, यहाँ पे देखिए, ये लाइटनिंग आपको दिख रही होंगी, ये जो यहाँ पे ये एरिया दिख रहा है, ये पूरा आरसीसी से लदा हुआ है। और ये फर्श है आपका, ये पैनल है, सभी ज़मीन के अंदर सब कुछ लगाया जाता है। इसमें कोई ऑपरेटर्स ज़मीन के ऊपर नहीं होता है, तो इंडोर होता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं सब, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? देखिए, दिल्ली जैसे एरिया में जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ज़मीन बहुत महंगी आएगी और सब स्टेशन बनाना है, तो इस कंडीशन में क्या करोगे आप कि वहाँ पे आप इंडोर सब स्टेशन बना दोगे। इंडोर सब स्टेशन बनाने से आपकी ज़मीन की कॉस्ट जो है वो कम आती है, लेकिन खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि ऊपर से आने कोई वहाँ पे जगह ही नहीं है बनाने के लिए, तो क्या करोगे, ज़मीन के अंदर ही बनाना पड़ेगा और सप्लाई देना ही ज़रूरी है। तो इस कंडीशन में हम इन अंडरग्राउंड सब स्टेशन बनाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि ये जो कंस्ट्रक्शनल फीचर्स के आधार पर सब स्टेशन वो कैसे होते हैं, और सर्विस रिक्वायरमेंट के आधार पे जो हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर सब स्टेशन। अब देखिए, इंडोर और आउटडोर सब स्टेशन जो होता है उसमें क्या अंतर होता है, और कौन सा बनाना अच्छा रहेगा, कौन सा बनाना अच्छा नहीं होगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंडोर की बात कर लेते हैं। इंडोर जो सब स्टेशन होता है, इसके लिए एरिया की कम ज़रूरत होती है और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है कि कम एरिया में ज़्यादा ऑपरेटर्स आप लगाओगे तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ज़रूर होगा। ये कॉस्टली पड़ता है आउटडोर सब स्टेशन की अपेक्षा, क्योंकि आपको भवन निर्माण करना होगा, उसके अंदर ही आप सब स्टेशन बनाओगे। और इसको बनाने में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जो हाई वोल्टेज के इंडोर सब स्टेशन बना रहे हो आप, वहाँ पे इंसुलेशन की प्रॉब्लम आती है। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए आप SF6 गैस इंसुलेटेड भी बनाते हैं सब स्टेशन। तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, अभी आप यहाँ पे कंपैरिजन देख लीजिए पहले। फॉल्ट लोकेलाइजेशन डिफ़िकल्ट होता है भाई, पास पास में सभी उपकरण लगे हैं तो वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और ऑपरेशन में ये आसान होता है, सभी उपकरण पास में लगे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आप आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। आउटडोर सब स्टेशन में क्या है, एरिया की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, इरेक्शन टाइम इसका कम होता है, ये फ़ायदा होता है। कॉम्प्लिकेटेड कम होता है, दूर दूर रहेगा, कोई फॉल्ट आया तो आप नज़र से देख करके भी ढूंढ सकते हो। कॉस्टिंग कम आती है, यहाँ पे कोई अलग से आपको घर नहीं बनाना है। और इसका टोटल जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है, बाहर लगाना है, यहाँ ट्रांसफार्मर लगा दो, यहाँ एसीटी लगा दो, यहाँ पीटी लगा दो, यहाँ सर्किट ब्रेकर लगा दो, यहाँ पे कैपेसिटर बैंक लगा दो, यहाँ पे आ, आपका पावर फैक्टर एडिक्शन के लिए सिंक्रोनस मोटर लगा दो, तो सिंपल ही रहता है। ईजियर टू फॉल्ट लोकलाइजेशन, आसानी से आप ढूंढ सकते हो भाई किधर फॉल्ट है, देखो तो आप जाके अलग अलग ढूंढ ढूंढ के देख सकते हो। डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट, ऑपरेशन में प्रॉब्लम इसलिए होती है कि सभी उपकरण दूर दूर रहते हैं। जैसे आपका सर्किट ब्रेकर कोई ख़राब हो गया, या फिर सर्किट ब्रेकर का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है कि अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको ग्राउंड में जाना होगा और
उसको ऑपरेट करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम झेलनी होगी। तो ये टोटल डिफरेंस आता है इंडोर और आउटडोर सब स्टेशन में। अब इसके बाद बात आती है ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। ऊपर बताए थे आपको सर्विस के आधार पे सब स्टेशन कितने टाइप के होते हैं, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट चेंजर सब स्टेशन, है ना। तो यहाँ पे स्टेप अप सब स्टेशन, प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन, सेकेंडरी ग्रिड सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, ये 4 टाइप के आपके ट्रांसफार्मर सब स्टेशन होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल ट्रांसफार्मर ही रहता है, इसके साथ में सभी एक्सिलरी डिवाइसेस भी रहती हैं, बट मेनली इसका नाम दिया जाता है ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। तो ये आपका रहा फिगर। अब यहाँ पे आप इसको अच्छे से समझिए। ये जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है। ये आपका हो गया स्टेप अप सब स्टेशन। ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में स्टेप अप स्टेप डाउन, ठीक है। अभी ऊपर क्या बताएं आपको, एक बार देखिए ध्यान से। स्टेप अप सब स्टेशन, प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन, सेकेंडरी सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको डायग्राम की सहायता से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये आपका जनरेटिंग स्टेशन हो गया, ये स्टेप अप हो गया। 11 kV सपोज जनरेट हुआ, 220 kV में इसको स्टेप अप कर दिया, तो ये स्टेप अप सब स्टेशन हो गया। उसके बाद में प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन है यहाँ पे। ये प्राइमरी ग्रिड का क्या मतलब है? ग्रिड का मतलब होता है कि उस जगह से, उस सब स्टेशन से, इस पॉइंट से कई एरिए में पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक। तो ये प्राइमरी ग्रिड बोली जाती है। ये क्या है, 220 भी हो सकता है, 220 kV का, या फिर 66 kV का भी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से ग्रिड कनेक्शन। ये सेकेंडरी सब स्टेशन है, यहाँ स्टेप डाउन होगा, यहाँ स्टेप डाउन होगा। उसके बाद में अब इंटर कनेक्शन यहाँ पे हो जाता है आके, यहाँ पे ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सपोज ये आपका गोरखपुर चला गया और ये चला गया लखनऊ, ठीक। आगे फिर यहाँ पे आपका इंटर कनेक्शन हो जाता है कि गोरखपुर और लखनऊ, इन दोनों के बीच में जब आप उत्तर साइड में मतलब नोएडा साइड जा रहे हो, सपोज यहाँ पे नोएडा है, तो नोएडा में हम एक इंटर कनेक्शन सब स्टेशन बना दिए, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। ये सपोज एनसीआर में चला गया, गौतम बुद्ध नगर में, ये चला गया आपका गाज़ियाबाद में, ये चला गया इधर ग्रेटर नोएडा साइड में, ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझने योग्य यही हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर सब स्टेशन होता है वो स्टेप अप, प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन, सेकेंडरी सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन क्या है, वो पोल माउंटेड भी हो सकता है। जैसे आपके कस्बे में, आपके गांव के पास में जहाँ से सप्लाई आपके घर तक आ रही होगी, या जो कोई ट्यूबवेल वगैरह कनेक्शन लिया होगा, जो कमर्शियल कनेक्शन लिया होगा, उसके पास में एक छोटा सा सब स्टेशन लगाया जाता है। ऐसे पोल पे एक ट्रांसफार्मर रख दिए और यहाँ से सप्लाई दे दिए, ठीक। तो ये सप्लाई जब दे दिए तो यहाँ पे ये पूरा सब स्टेशन जो है वो पोल माउंटेड सब स्टेशन है, ठीक है। क्लियरली समझ में आ गई होगी बात। आगे चलते हैं। अब सेकेंडरी सब स्टेशन से एक कंज्यूमर आया सब स्टेशन पर, कहानी सुनिए, और बोला कि हमें इंडस्ट्री के लिए हम एक प्लांट लगा रहे हैं। वो प्लांट हमारा 20 किलोवाट नहीं, चलिए 100 किलोवाट का कनेक्शन हमें चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप उनके लिए 11 kV की सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, ठीक। पार्टिकुलरली उनके लिए अलग से फीडर यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर सप्लाई चाहिए, हाई कंजप्शन होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये सभी कंपनियाँ करती हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से, जैसे यूपीपीसीएल है, महानगर में जो आपका दिल्ली में चलता है, यूपीआरवीएनएल है, ये पूरी जो सप्लाईज है वो जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं कंपनियां, वो इन लोगों के लिए डायरेक्टली एक फीडर बना के दे देते हैं, ठीक है। और उसी तरह से ये आप निकालोगे कहाँ से, जो सेकेंडरी सब स्टेशन है वहीं से आप निकालते हो ये हाई वोल्टेज कंज्यूमर के लिए। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी सब स्टेशन के बारे में। चलिए आगे, पोल माउंटेड सब स्टेशन।
तो पोल माउंटेड सब स्टेशन जो होता है, अभी मैं ऊपर बताया, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है और इसमें सभी जो उपकरण लगे होते हैं वो पोल के ऊपर ही होता है। ये सबसे सस्ता सब स्टेशन होता है और इसमें किसी भी प्रकार की बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये पोल माउंटेड सब स्टेशन है, ठीक है। ये आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन है। इधर से मान लीजिए आपकी क्या आ गई, इनकमिंग आ गई, ठीक, और इधर से आउटगोइंग हो गई। अब बात आती है कि लाइटनिंग अरेस्टर यहाँ पे लगाए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए लाइन को। ये आपका ट्रांसफार्मर है 11/0.4 या 4 वोल्ट, 400 वोल्ट कर लीजिए। चलिए, अब होता क्या है कि इधर से सप्लाई आ गई, यहाँ से इनकमिंग आ गई, इसमें आ गया, यहाँ से सप्लाई इधर इधर हम दे सकते हैं। ये आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर यहाँ नहीं यूज करते हैं, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आप तो एमसीबी भी यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल में, यदि लोड कम है उस एरिया का तो वहाँ एमसीबी लगा के हम सिंगल फेज सप्लाई दे सकते हैं। अदरवाइज़ 3 फेज सप्लाई आपको निकालना है तो आप यहाँ से दोगे। उसके बाद में ऑपरेटिंग हैंडल फॉर आइसोलेटर्स, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये जो इंसुलेटर है, ये ऑपरेटिंग हैंडल इसलिए लगाया जाता है कि बाय द वे कोई फॉल्ट आ गया उधर की लाइन में, इस साइड की लाइन में, तो इसको ऑपरेट करके आप मेंटेनेंस इधर कर पाओ, पूरी लाइन ब्रेक ना करना पड़े, ठीक, तो इसके लिए होता है। चलिए, तो ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम है पूरा, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर है, फ्यूज लगा है, आइसोलेटिंग स्विच है, ये इसी का है, ये जो आप देख रहे हो इधर इसी का सिंगल लाइन डायग्राम। ट्रांसफार्मर है, लो टेंशन ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये 400 वोल्ट 400 वोल्ट, ठीक। तो ये बातें पूरी समझ में आ गई होगी पोल माउंटेड सब स्टेशन क्या है। अब अंडरग्राउंड सब स्टेशन की बात कर लेते हैं। अंडरग्राउंड सब स्टेशन जो होता है, ये थिकली पॉपुलेटेड सिटीज़ में जहाँ पे लैंड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है उस जगह पे यूज करते हैं, वो जगह बनाते हैं और पूरा सब स्टेशन अंडरग्राउंड होता है, जो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, ठीक। इसके बाद बात आती है व्हाइल लेइंग आउट ऑफ एन अंडरग्राउंड सब स्टेशन द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड, या आपको ये याद रहना चाहिए कि यदि आप अंडरग्राउंड सब स्टेशन बना रहे हैं या बनवा रहे हैं तो उस समय आपको क्या ध्यान रखना है, ये चीज़ें आप ध्यान से सुनिए। पहला, आपका मिनिमम जो साइज होना चाहिए पॉसिबल ऐसा रखेंगे कि साइज मिनिमम से मिनिमम हो। दूसरी बात, कि जो सब स्टेशन में इक्विपमेंट लगा रहे हैं वो रिजनेबल डिस्टेंस पे होना चाहिए और उसमें से आप आ जा सकें। और तीसरी बात ध्यान ये रखना है आपको, वहाँ पे इमरजेंसी लाइटनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए और फायर के प्रोटेक्शन के लिए आपको फायर एक्सटिंग्विशर भी वहाँ पे लगाए जाने चाहिए। चौथी बात, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए और रिमोट जो सपोज अगर लोड बढ़ गया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मशीनें हमारी हाई अच्छे इफ़िशियंसी से वर्क नहीं कर पाएंगी। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसका वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए हाई लेवल पर। उसके बाद में ट्रांसफार्मर, स्विच, फ्यूज और जो ये पूरी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें अच्छे से वेंटिलेटेड होने चाहिए, ऑयल कूल्ड होने चाहिए और कभी कभी गैस इंसुलेटेड हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा मेरा डिस्कशन था आपके साथ में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह के वीडियोस प्राप्त करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।